सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में अदब जान सकेंगे। निजाम इंसाफ पर वीडियो से वार, किसकी गलती कौन शिकार। हुकूमती इनकार से मरियम नवाज की रैली कामयाब। अपोजिशन की ईंट का जवाब हुकूमती पत्थर। ताजरों की दुहाइयां, शब्बर जैदी की सफाइयां। शहीद बुरहान मुजफ्फर वानी, कश्मीरी मुज़ाहमत का इस्तारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो स्कैंडल ने मुल्क की सियासत में कोहराम बर्पा कर रखा है, लेकिन इस वीडियो को सामने लाने पर खुद नून लीग बल्कि मरियम नवाज को भी लेने के देने पड़ सकते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने तो अपनी तरफ से ये वीडियो सामने लाकर फैसला सुना दिया है कि अब नवाज शरीफ को एक लम्हे भी जेल में रखना जुर्म है, लेकिन फैसले जेल में कैद, कैदियों के फैसले वीडियोस की बुनियाद पर मुतासरा फरीक नहीं सुनाता बल्कि कानून के मुताबिक होते हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आला अदलिया से इस मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अगर नोटिस होता है तो फिर क्या होगा? मरियम नवाज ने जो वीडियो के मुख्तलिफ एडिटेड हिस्से मीडिया पर चलाकर नवाज शरीफ को मजलूम साबित करने की कोशिश की है, वो वीडियो अगर अदालत में तलब की गई तो फिर एडिट शुदा नहीं बल्कि पूरी वीडियो ही अदालत में पेश करना होगी। सवाल यह है कि पूरी वीडियो सामने आने के बाद क्या वीडियो बनाने, इसे सामने लाने वाले फंस नहीं जाएंगे? ये वीडियो बनाने वाले कौन थे? अदालत इन्हें भी तलब करेगी और बकौल मरियम नवाज के नासिर भट्ट को वो पहले ही बाहर भिजवा चुकी हैं। नासिर भट्ट पर कत्ल, जना और दूसरे संगीन इल्जामात हैं। सवाल यह भी है कि ऐसे हालात में सिर्फ पार्टी की खातिर नासिर भट्ट वापसी का खतरा मोल लेगा? इस बारे में भी हम बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब मेरे साथ हैं। लेकिन आज जो कुछ होता रहा, किस तरफ से क्या कहा गया, हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, नून लीग क्या कह रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। महंगाई की दुहाई और हुकूमत पर चढ़ाई, सियासत में शुरू हो गई है नई लड़ाई। अपोजिशन ने गैर एलानिया तौर पर एहतजाजी तहरीक का कर दिया है आगाज। आसिफ जरदारी हुकूमत जाने के दावे कर रहे हैं और बिलावल का जोर है धड़ाधड़ जलसों पर। पेट्रोल महंगा, दूध महंगा, दवाएं महंगी, इलाज महंगा, जीना महंगा, मरना महंगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ बचाओ बना है नून लीग की सियासत का महवर। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ समेत सीनियर क़यादत को कर दिया है बोल्ड और नून लीग को खुद कर रही हैं कंट्रोल। जज का मुबैना वीडियो स्कैंडल मरियम नवाज बनफ्से नफीस खुद कर रही हैं हैंडल। इस्तीफा दो, घर जाओ। इमरान खान इस्तीफा दो, घर जाओ। इसी वीडियो स्कैंडल की बुनियाद बनाकर मरियम नवाज उतरी हैं संगीन धमकियों पर, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इस वीडियो की हैसियत क्या है? क्या ऐसी वीडियो बनाने पर नून लीग और मरियम नवाज को लेने के देने पड़ सकते हैं? दूसरी तरफ वजीर आज़म इमरान खान ने अदलिया से इस मामले का नोटिस लेने का मुतालबा करने के साथ साथ हुकूमती तर्जुमानों को भी नून लीग के प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देने की हिदायत की है, जिस पर फौरी अमल भी शुरू हो गया है। नवाज शरीफ का भी हाथ साफ है, जरदारी का भी हाथ साफ है, लेकिन मुल्क का खजाना भी साफ है। देखिए, ये एक बड़ी घिनौनी साजिश है, इदारों के ऊपर हमला। ये सिर्फ एक जुडिशरी के इदारे के ऊपर नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर भी हमला है, पार्लियामान के हर इदारे के ऊपर हमला किया गया है। सीधी सी बात है, ईंट का जवाब अगर पत्थर से आएगा तो सियासी माहौल और भी गर्म हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि दोनों तरफ से होने वाली इस शोला बयानी का अवाम को क्या फायदा? क्या हुकूमत और अपोजिशन इस बारे में भी सोचेंगी? असद खरल साहब, एक पहलू इसका यह है कि सियासी है, सियासी तौर पर फायदा उठाया जाए, वीडियो दिखाते रहें और कहें कि नवाज शरीफ को रिहा करो, लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं होगा। जलसों में मुसलसल अदलिया के खिलाफ बातें होती रहीं, इनको कहा गया ये पीसीओ के बुत हैं, इनको निकाल बाहर करो, हम तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, और बहुत सी बातें होती रहीं। और यह भी कहा गया फैसला अवामी अदालत ने करना है, रेफरेंडम हो रहा है, जलसों में जाकर कहा गया यह है असल फैसला, यह है नवाज शरीफ की बेगुनाही। लेकिन फिर हमने देखा कि हकीकत कुछ और होती है।
फैसले आखिरकार आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। जब तक इस मुल्क में आइन है, जब तक इस मुल्क में कानून बाकी है, फैसले वहां होंगे, मॉब जस्टिस नहीं हो सकता। तो फिर अगर वहां पर जाएगा मामला, वहां तो पूरी वीडियो दिखानी पड़ेगी। अगर अदलिया इसका नोटिस लेती है, वहां पर जिन लोगों ने वीडियो बनाई जो इसमें नजर आ रहे हैं, उनको सामने आना होगा। क्या नून लीग ये सब करेगी? नून लीग बिल्कुल ये नहीं करेगी, और इसीलिए मरियम साहिबा जो है, उनकी ये आखिरी जो नवाज शरीफ साहब ने वो भी बिलाखिर पूरी कर दी, और पहले भी पूरी करते हैं। जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिशात के सामने, मरियम साहिबा की ख्वाहिशात के सामने बहुत सारी चीज़ों पर ना चाहते ही उन्होंने सर तस्लीम खम किया अपने कायद नवाज शरीफ और बड़े भाई। वही जज्बाती लड़की जो कहती है मैं किसी हद तक भी जा सकती हूँ, वो मरियम साहिबा ने ये आखिरी जो मामला था, जो ये वीडियो बनवाने के हवाले से भी वो मास्टरमाइंड है इस मामले की, जो मैं बात कर रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। ये तमाम तर इसका जो ऑपरेशंस है, ये जो जज साहब के साथ जो घर नासिर भट्ट साहब को भेजना, सऊदी अरब में उनके साथ मुलाकातें कराना, उनसे कन्वर्सेशन करना, और जो बताया गया जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर रही थी कि उनको एक वीडियो दिखाई गई, और उसके बाद उनको कहा गया कुछ नहीं इस तरह होता है, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में मैं कहना नहीं चाहती, वो बस। तो ये कौन लोग थे जो वो कह रही थी कि वो जज साहब के पास गए? वो लोग भी जो मैं था कि मुसद्दका नहीं है, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं, वो लोगों को वीडियो दे के भी मरियम साहिबा ने भेजा। इसलिए स्टिंग ऑपरेशन जो किया जा रहा था, जब जज साहब ने ब्राइब लेने से इनकार कर दिया, उनको बाहर पैसों की ऑफ़र की गई, उनको यहाँ पैसों की ऑफ़र की गई, उनको हर तरीके से लालच दिया गया, उनको रिटायरमेंट के बाद बड़े ओहदों को भी लालच दिया गया, और उसके बाद फिर वो वीडियो कहाँ से ली गई, कौन बंदे भेजे गए, दिखाई गई, जिस हवाले से। लेकिन तासर ये स्लैंडरस जो कंपेन थी, ये एक बाय डिज़ाइन एक मंसूबा था जिसका मकसद उन जज साहब को ख़रीदना था, उनको ब्लैकमेल करना था, लेकिन उसके मल्टीपल वो फ़ायदे लेने चाहती हैं। और ये नून लीग की जो डॉन लीग्स का जो मास्टरमाइंड मरियम साहिबा, उसका स्क्रिप्ट जिस तरह बना, कैसे हुआ, किसने दिया, उसके ऊपर पूरी तरह वो इन्वॉल्व थी। उसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान साहब को एक BBC के वाले से इंटरव्यू था, जनरल ज़ैनुल इस्लाम साहब के वाले से और धरनों के वाले से, उस हवाले से भी उन्होंने मुहिउद्दीन वानी साहब को कुछ कार्ड दिए। एहसन इकबाल साहब ने उनको कहा कि आप मरियम साहिबा को मिल लें। मरियम साहिबा ने इशारा किया वानी साहब की तरफ, वो कार्ड्स के ऊपर लिखा हुआ था। जब BBC को इंटरव्यू हो मौसमियाती तब्दीलियों का वो दे रहे थे, तो अचानक से वो जो एज पर डिज़ाइन है, जो स्क्रिप्ट मरियम साहिबा के कार्डों के ऊपर लिखा हुआ था, आप वो देख लें, तो उन्हें एकदम से वो ISI आर्मी, इसी तरीके से ये स्लैंडरस कंपेन थी बेसिकली एक जुडिशरी को मिलाइन करने के लिए और हमारे मुल्क की सलामती इदारों का नाम लिए बगैर उनको बदनाम करने के लिए। और जज साहब जब नहीं बिके, नहीं झुके, और उन्होंने मेरिट पर फैसला किया। एक केस के अंदर उन्होंने कहा कि वो एक्विट किया उन्होंने, जब उन्होंने देखा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रॉपर नहीं है, और दूसरे में उनको कन्विक्ट किया। लिहाजा जो एक्विटल वाला केस था फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट, उसमें चूंकि वो बता रहे थे कि चूंकि ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, अल अजीजिया जो है उसके अंदर उन्होंने सजा दी। अब इन्होंने टोटों को जोड़ा है। अब मुझे बताएं, दुनिया का जो कोई भी कैमरा, मेरे ख्याल ऐसा नहीं है जिस सदी दुनिया में अब रह रहे हैं, तो वीडियो के साथ वो ऑडियो कैप्चर ना करता हो। सही। और जिस तरह वो बैठे हैं और उनकी लिपसिंग है, और फिर ऑडिट फोरेंसिक उस चीज का होता है जो ओरिजिनल वीडियो हो और उसके साथ ऑडियो हो। ऑडियो अलहदा है, और जज साहब ने अब तो कह दिया कि मुख्तलिफ मौके की गुफ्तगू को जोड़ा गया, लेकिन पर्पज क्या? आपने देखा सारी क़यादत को मरियम साहिबा ने नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया कि अगर ये हम ले आएंगे ना, तो इसके बाद तो जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने आखिरी ख्वाहिश के ऊपर भी अमल किया। शहबाज शरीफ साहब बेबसी की तस्वीर बनते रहे, उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया, तमाम क़यादत साथ बैठी थी, ये सारे लोग। और जो कह रही हैं, 2 मेरे पास और वीडियो हैं, सऊदी अरब के हवाले से है, 3 ऑडियो हैं। मैं समझता हूँ स्टेट सीक्रेट इस तरह की किसी बंदे की वीडियो बनाना, घर जाके आना, तो साइबर क्राइम तो है ही है, लेकिन ये स्लैंडरस कैंपेन है जुडिशरी और मुल्की इदारों के खिलाफ, जिसका पर्पज ये है कि अपने वालिद को छुड़वाना और अदारों को ब्लैकमेल करना, उनको बदनाम करना, वरना ये अदालत में लेके जाना चाहिए था। बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड थी उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेडिकल के साथ, और कभी किसी
इस चीजों का उन्होंने जिक्र नहीं किया ना सुप्रीम कोर्ट में ना इस्लाम, क्योंकि ख्वाजा आरिज और सारी लीगल टीम ने कहा कि हम इस तरह एक बड़ा सवाल है खरल साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये अदालत क्यों नहीं लेकर गए इसी वीडियो को के पास थी। बाबर डोगर साहब, एक बात जो जिसका प्रोग्राम से पहले ही आपने उसका इशारा दिया, उसकी वजह से मेरे जहन में बहुत से ख्यालात दौड़ गए कि एक और पहलू भी है जो खरल साहब फरमा रहे हैं। उसके अलावा मुझे याद आ रहा है, मैं पीछे जाता हूं तो जजेस को इन्फ्लुएंस करना तो बड़ा आता है। मलिक क़य्यूम साहब की वो ऑडियो, शहबाज शरीफ साहब उनको कह रहे हैं कि क्या फैसला तुमने देना है, वो बात। फिर सेनेटर सैफुर रहमान उस वक्त होते थे, उनका कहना एहतसाब के जनाब वो उस वक्त सारा करता धरता थे। उन्होंने मलिक क़य्यूम को कहा कि बेनज़ीर के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ ये फैसला देना है, इस तरह देना है, और वो रिटायर में होकर घर चले गए, लेकिन ये लोग कायम रहे। अच्छा, फिर एक और दौर, सजाद अली शाह साहब के नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कहीं फैसला न दे दें, उन्होंने तौहीन अदालत का उनको नोटिस दिया था। ये पुरानी बात है कि क्योंकि उन्होंने इस तरह के बयान दे दी थी आला अदलिया के बारे में, उस वक्त चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने उनको नोटिस दिया। तो एक पैरेलल उन्होंने जजों का, बिल्कुल सईद जुमा सिद्दीकी साहब अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे, वो गवर्नर सिंध भी रहे, तो उनका एक पूरा अलग बेंच बना के, यानी अदलिया को अंदर से तोड़। तो ये अदलिया के साथ तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ जजों के साथ साज़बाज़ कर लेते हैं, इनकी पेनिट्रेशन वहाँ तक है, तो कहीं कोई ऐसी कहानी तो नहीं हो सकती। उसामा साहब, अभी मैं खरल साहब की बातें सुन रहा था, उनकी बातें सुन के मुझे ये ऐसे लग रहा था कि जैसे जज साहब जो हैं, जज साहब मलिक अरशद साहब जो हैं, वो एक दूध पीते बच्चे हैं, उन्हें दुनियादारी का पता ही कुछ नहीं है। वो एक इतने का मासूम आदमी है कि नून लीग उनको रिश्वत भी दे रही है। नून लीग जो है, और उसके बाद जो भट्ट साहब है, नासिर भट्ट साहब का करैक्टर भी सब सामने है, वो उसको बरसों से जानते भी हैं। जजमेंट देने के बाद भी उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, अपने ड्राइंग रूम में बिठा रहे हैं, उनको चाय पिला रहे हैं, उनको जो मशरूबे ममनू है वो पिला रहे हैं। ये मगर बात यह है कि खर साहब जिस तरह से कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जज साहब तो बिल्कुल ही मासूम आदमी है ना, वो तो फरिश्ता सिफत आदमी, उनको तो पता ही कुछ नहीं था। ये सारा नून लीग उनके साथ कर गई है। सर, चीज़ें कुछ बैकग्राउंड में भी देखी जाती हैं। जो बात आपने की है वो बहुत बहुत रेलेवेंट बात है। जज साहब जब नैब कोर्ट के जज बनने से पहले ये लेबर कोर्ट के जज थे, उस वक़्त भी एक ट्राई की गई नैब के लिए। उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनका केस टर्न डाउन कर दिया, इनको नहीं लिया गया। नून लीग का दौरे हुकूमत था, उस वक़्त ये पनामा का सारा इशू चल रहा था और ये लग रहा था कि हो सकता है आगे जाके रेफरेंसेस भी पेश किए देखने पड़ सकते हैं। उस वक़्त पंजाब के एक बड़े सीनियर मिनिस्टर जो थे, उन्होंने इंटरवीन किया और मुझे जो लोगों ने बताया, इनके करीबी लोगों ने, उस वक्त इनकी अपॉइंटमेंट करवाई गई नैब। बाबर साहब क्या कह रहे हैं? नून लीग ने इनकी अपॉइंटमेंट करवाई लेबर से नैब कोर्ट में। देखें, नैब कोर्ट में जाने के लिए एक प्रोसीजर होता है। हाई कोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जो है लॉ जो है इस्लामाबाद में, और वहाँ पर नाम भेजती है, वहाँ से नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जाते हैं, वहाँ से नाम एक्सेप्ट होते हैं और फिर आगे अप्रूवल होती है। तो अरशद मलिक साहब जो हैं, इनके PMLN से जो पुराने कनेक्शन हैं वो भी निकाल के देख लें, उससे पहले पार्टी के साथ जो इनके कनेक्शन रहे थे वो भी देख लें, और उसके बाद इनकी किस तरह से नैब कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुई वो भी सारी देख लें। तो अगर ये सारी चीज़ें आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इनका PMLN के साथ क्या कनेक्शन रहा है। साहब, ये तो PMLN ने इतराज़ किया था, जो पहला फैसला आया था उसमें एमन फील्ड वाला, उसके बाद उन्होंने उन जज साहब पर इतराज कर नून लीग ने, और वहां से फिर केस अरशद मलिक साहब के पास लगा था, और एक केस में इनको रिहाई मिल गई, एक में सजा हुई। यानी ये नून लीग ने दरखास्त दी थी कि हम इन जज से भी केस करवाना, और इन पर कोई इतराज नहीं किया। नून लीग ने इन जज साहब पर कोई इतराज नहीं किया, और जज साहब ने भी जो मान रहे हैं कि दिहाइयों पुराने का नून लीग से ताल्लुक है। वो जज बशीर साहब थे जिन्होंने 10 साल की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दी, जिन्होंने नवाशी को पहली सजा दी, उन पे तो आज तक कोई टेप नहीं आई, उन पे तो कोई इल्ज़ाम नहीं आया, उन पे तो नून लीग का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। उनसे केस लेके इनको दिया गया, इन्होंने दोनों के केस सुने, एक में कंपैरेटिवली कम सजा दी और दूसरे में इन्होंने उनको बरी कर दिया। इससे आगे सुने, अब वो इस पूरी वीडियो टेप में नासिर भट्ट साहब को वजाहतें दे रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर था, मेरे ऊपर मेरी टेप उनके पास थी, मैं क्या कर सकता था, मैं बड़ी मुश्किल में था, और ये गवर्नमेंट जो है उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई एविडेंसेस नहीं है, गवर्नमेंट ने एविडेंस कलेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की, और ये सारा कुछ कहने के बाद, सारी कहानी बनाने के बाद वो उसको वजाहत दे रहे हैं। किस चीज की वजाहत नासिर भट्ट साहब को दी जा रही है, क्यों दी जा रही है? बेताशा सवाल है।
कि अगर आप वीडियो देखिए इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, जरूर इसको देखा जाना चाहिए और इसको जो हायर जुडिशरी है उसको चाहिए कि इसको मुंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। जी जी बिल्कुल सही बाबर साहब, ये आपने बड़ी बड़ी अहम बातें की हैं, बुनियादी बातें हैं, इनको जरूर देखना चाहिए और अगर नोटिस होता है तो ये बातें देखी जाएंगी। ये भी सामा साहब ये चीज भी देखनी चाहिए कि इन जज साहब की नैब में अपॉइंटमेंट किस तरह से हुई, कौन से अवामिल थे, पहले इनको रिजेक्ट किया गया तो क्यों किया गया, दोबारा इनका नाम डाला गया तो क्यों डाला गया। नून लीग से इतना पुराना इतना गहरा ताल्लुक एक ऐसे शख्स से जिसके 12 FIR इसके खिलाफ हैं, जो 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आती है तब पाकिस्तान वापस आता है और उसका भाई पिंडी में नून लीग का सुनाया हुआ है, नवाज शरीफ का फैसला सुनाया हुआ है, उसके बावजूद उससे मिल रहे हैं, ये जानने के बावजूद कि वो शख्स नवाज शरीफ के बहुत करीब है। भी तो देखना पड़ेगा बाबर डोगर साहब कि कहीं उनको रिश्वत की ऑफर हुई हो कि जनाब हम आपको पैसे देते हैं, आपने फैसला दिया है, आप हमारे करीबी हैं, आपका हमारा बड़ा ताल्लुक है, आप पैसे लें और हमें बताएं कि अब किस तरह हम आगे अपील करें, क्या क्या इसमें ऐसे नुक्ते हैं, नुकात हैं कि जिस पर हम अपील में जा सकते हैं और वही बातें उस मुबैना वीडियो में हो रही हैं। खरल साहब, एक तो ये पहलू आ गया जो बाबर डोगर साहब ने कहा, एक और बात ये भी तो है कि मरियम साहब ने कहा कि हमारे पास और बहुत सी वीडियोस हैं और बहुत से नाम हैं और बहुत से लोग हैं। तो मुझे याद आ रहा है कि पहले जजेस को धमकियां दी गई थी, अब ये तो नहीं कि कहीं उनकी वीडियोस बनाकर ऑडियो बनाकर उनको कॉल की, अपने लोगों से कॉल्स करवाई और उसके बाद उनको एडिट कर लिया जाए, उनके को जोन से जुमले या लफ्ज आपस में जोड़ के और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाए, उनको उनके घर वालों को, ऐसा भी तो हो सकता है। वो उन्होंने तो साफ धमकी दिया कि हमारे पास बहुत सी वीडियोस हैं। उसामा साहब, उन्होंने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त बात है कि 2 उनके पास और वीडियोस हैं और 3 ऑडियोज हैं। उनको फिर किस तरह आपस में जोड़ा गया है, मुकम्मल हैं, कितनी मुकम्मल हैं, किसको किसके साथ लगाया गया, जोड़ा गया है, ये जज साहब अरशद मलिक साहब के साथ नहीं। जिस तरह आपने पहले दिया कि जस्टिस राशिद चीफ जस्टिस जो थे, जस्टिस कयूम मलिक जो है, उनको किस तरह ब्लैकमेल किया जाता था, उस वक्त इनकी IB के ज़रिए जो टेपें करवाई जाती थी, इनके फ़ोन टेप किए जा रहे होते थे। सैफुर रहमान जो उस वक्त के 7 साल के सरबराह थे, वो किस तरीके से उनको दबाव में ला रहे होते थे। अभी जो मामला जो सारी मरियम साहबा के जो पास मटेरियल जो स्टफ है ना, IB जो इमरान खान साहब का जो धरना था या PMLN की जो 5 साल की गवर्नमेंट थी, वो उनमें चंद लोग जो है इनके बाकायदा सहूलतकार बने हुए थे। आपने देखा जब पनामा केस के अंदर जो कॉन्फिडेंशियल जो क्लासिफाइड रिकॉर्ड है उजलत में IB वाला जो है, वो हुसैन नवाज के पास कोर्ट ने सवाल उठा दिया कि आपके पास ये कैसे आ गया, क्योंकि उनको सर्व कर रहे थे। अब मामला ये है कि ये जो मरियम साहबा कह रही हैं, इसके वक्त वो कुछ पुरानी चीज़ें हैं। मैं यहाँ तक बताऊँ कि इन्होंने 5 जो पनामा केस के जो जज साहबान थे, उनमें से 1-2 जज साहबान को, बाल्कियों को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से अप्रोच करने की बराह रास्त तो नहीं कर सकते थे, डरते थे, लेकिन बिलवास्ता तरीके से उनको अप्रोच करने की कोशिश की, ऑफर की गई और कुछ चीज़ें उनके वीक पॉइंट्स के हवाले से ऐसे ही बना के उसको शोषा, उनको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई और उनको हर तरह से ऑफर की गई कि बाहर भी पैसे उनके रिश्तेदारों को जो गवर्नमेंट के अंदर थे, जो ओहदों पे थे, उनको कहा गया कि आप उनको लालच दिया गया। बेसिकली जज साहबान को बनारस तो माशाल्लाह वो नहीं दे सकते थे क्योंकि पूरी कौम के सामने साबित। अब एक मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूँ। जब जस्टिस अजमत सईद साहब इंतहाई रिस्पेक्टेबल जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, जब उनको दिल की तकलीफ हुई तो ये इतने ड्रामेबाज हैं, ये इतने नौसरबाज हैं कि इसाक डार को अचानक दिल का ड्रामा बनाया और उस हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गए। जिस तरह आपने एक सिर्फ तस्वीर देखी थी जो इसाक डार की, उसके बाद आज तक वो फोटोशॉप की थी कि पता नहीं वो बेड पे लेट के तस्वीर बना दी जाते ही, उसके बाद भागते फिर रहे हैं इस तरह। अब उन्होंने वहां पे जब चले गए वहां पे तो उन्होंने जज साहब को, जो मेरी वहां पे मुख्तलिफ तरीकों से जो डॉक्टर में अमला है, उन्होंने अप्रोच करने की बहाने से, ताकि मैं वहां पहुंचूं और उस कमरे में जो उस हॉस्पिटल में, तो मैं किसी तरीके से जज साहब को ऑफर करूं कि सर हम आपको बाहर इलाज कराना चाहते हैं। तो उनको थोड़ा सा जब पता चला तो उन्होंने उस सख्ती से कहा कि खबरदार, ये बंदा इधर कैसे आ गया है, ये नौसरबाजी जो करके इधर पहुंच गया है। तो इनकी हर अटेम्प्ट नाकाम हुई। मुझे सिर्फ ये बताएं, अच्छा, डॉक्टर साहब की बात मान लेते हैं कि वो नून लीग के अगर जज थे, नून लीग के साथ नेक्सस था, तो नून लीग उनकी गंदी जो वीडियो बना के ब्लैकमेल करके उनको बदनाम कर रही है, वो फिर नून लीग के साथ सर्व करते और दूसरे केस में भी उनको बरी कर देते।
ये तो एक और सवाल सोची खरल साहब, कसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब है। खरल साहब, जब हाथ ना पहुंचा थू कौड़ी। जी एक और सवाल मैंने आपसे करना है, पहले मैं बाबर साहब की तरफ जाऊं। मेरा सवाल आपसे होगा कि अगर ये जिस तरह कह रहे हैं कि जनाब मरियम कह रही है फौरन रिहा कर दो, छोड़ दो, अब तो कुछ रह ही नहीं की वजह, वरना देख ले, मैं कह रही हूं अदालत से भी और इदारों से भी कि अगर ना छोड़ा तो फिर और बहुत, यानी वो चाहती हैं कि बस फौरन उनकी रिहाई हो जाए। लेकिन कानूनी पहलू क्या है, आप इन चीजों को समझते हैं कि क्या फर्ज कर लेते हैं कि दोबारा अगर मामला जाता है, और दो ही पहलू है, या तो ये वीडियो जाली है या सही है तो ट्रायल दोबारा होगा। उस सूरत में तो जिस केस में रिहाई हुई वहां भी दोबारा केस शुरू होगा, जिसमें इनको सजा हुई वो केस भी दोबारा शुरू होगा, और नैब दोबारा से गिरफ्तारी डालेगा, दोबारा से तफ्तीश का होगा। इतनी आसानी से तो नहीं रिहाई होगी, उस पर मैं आता हूं। लेकिन बाबर डोगर साहब, जो आपने बात कही, ये तो पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाती थी कि इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस रमदे ने पूरा सेल बनाया हुआ था, और 2013 के इलेक्शन आरओज का इलेक्शन था, रिटर्निंग ऑफिसर्स का था, और वो भी जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं। ये पीपल्स पार्टी कहती है कि नून लीग जो है वो पेनिट्रेशन रखती है ब्यूरोक्रेसी में, और इस तरह मैं इदारे को नहीं कह रहा, मैं बाज लोग तो होते हैं कि जो पुलिस में हो, पुलिस का सारा महकमा नहीं, लेकिन वो उनके साथ हैं। आज आप राणा सनाउल्लाह साहब का केस देख लें, क्या डीएसपी गिरफ्तार नहीं हुआ कि जो उनके लिए काम करता था, वो किस तरह से था, जो पुलिस मुकाबले करता था। इसी तरह कि इनको हुनर तो आता है, इस पिछले 30 साल में इन्होंने बहुत अच्छी तरह सीखा है कि किसकी जान किस तोते में है और उसको किस तरह उसकी गर्दन दबोचनी है। उसामा साहब, सबसे पहले जिस तरह खरल साहब ने कहा है, तो रिलीफ तो उन्होंने उनको दिया है, और मैं किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये कह रहा हूं कि उनके ताल्लुकात किस तरह से थे पीएमएलएन के साथ, और किस तरह से नैब कोर्ट में किस तरह से अपॉइंटमेंट हुई। और देखें, उन्होंने 2 केसेस से अल अजीजिया और फ्लैगशिप जो था, फ्लैगशिप में नवाज शरीफ को बरी कर देते हैं, अल अजीजिया में वो उनको जो मिनिमम सजा है वो देते हैं, और नासिर भट्ट के सामने वजाहतें दे रहे हैं कि उन पे मजबूरी क्या थी, उन पे प्रेशर क्या था, वो ये मजबूरी अपनी बयान कर रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, उन पे प्रेशर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का था, और प्रेशर ये भी था मेरिट पे फैसला करो। उस ये केसेस सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन ऑडियो में है, ऑडियो में भी जो उन्होंने डाली है उसमें भी कह रहे हैं कि मेरिट पर फैसला करने की बात थी, मेरिट पे फैसला करने का प्रेशर था। और अब आपने जो बात की है, जो पार्टी का एलिगेशन था, वो किसी हद तक ठीक था। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो थे, उनको उन्होंने नून लीग ने इस्तेमाल किया, फिर पार्टी के हाथ बंधवा कर रखे उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त के आप केसेस देखें, उस वक्त की जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर देखें, हर वो जज जो पीएमएलएन चाह रही थी, राणा सना को उसमें इस्तेमाल किया गया। राणा सना जो थे वो एज एक कनेक्टिंग लिंक थे बिटवीन द चीफ जस्टिस एंड पीएमएलएन गवर्नमेंट, और उसमें पीएमएलएन गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने अपनी मर्जी के बहुत सारे फैसले उनसे करवाए। उससे पहले अगर आप हिस्ट्री में पीछे चले जाएं, तो जिस तरह से जस्टिस राशिद अजीज और जिस तरह से जस्टिस क्यूम मलिक के ऊपर प्रेशर डाला जाता रहा, और जो टेप सामने आई है वो आपके सामने है। अब जो मरियम बात कर रही है, पीएमएलएन की गवर्नमेंट रही है 2018 तक, उस वक्त भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी जब यहाँ पर ये केस चल रहा था, आईबी इनके कंट्रोल में थी, रिसोर्सेज इनके पास थे। अब पता नहीं उस वक्त इन्होंने क्या मैनिपुलेट किया या कौन सी चीजें सामने आई। मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि आला अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए, आला अदलिया को चाहिए कि इसकी इंतहाई इम्पार्शियल किस्म की इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, इस टेप का फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, इसके जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है उसको मंगवाया जाए, वो कैमरा जिसने ये बनाई वो सारे लोग कोर्ट में पेश हो, और इसका फैसला होना चाहिए ताकि आइंदा से इस तरह की ब्लैकमेलिंग का दरवाजा बंद हो जाए। मगर बाबर डोगर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो मरियम साहिबा कह ही नहीं रही कि इसका नोटिस लिया जाए, वो कह ही नहीं रही कि इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, वो तो कहती है फौरन रिहा कर दो। वो तो अदालत की तरफ, कानून की तरफ, वो तो कोई कानूनी बात, वो तो जलसे कर रही है। जो मैंने सवाल उठाया, मरियम नवाज पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही हैं, उनको इससे परवाह नहीं है कि नवाज शरीफ जेल से बाहर होते हैं या ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अगर दोबारा कर जाता है तो फिर क्या होगा। असद खरल साहब से सवाल करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। असद खरल साहब, मरियम साहिबा ने जब ये मुबैना वीडियो दिखाई, उसके बाद उन्होंने कहा कि फौरी, मैं बता रही हूँ, अभी भी मौका दे रही हूँ कि फौरी रिहा कर दिया जाए नवाज शरीफ साहब को, वरना और बहुत से नाम हैं, सबको मैं ले आऊँगी। मैं वाज़ेह तौर पर ये बता रही हूँ। उन्होंने दोबारा ट्रायल की बात क्यों नहीं की? उन्होंने
अदालत में ले जाने की जो आप कह रहे हैं, इस वीडियो को बात क्यों नहीं की? उन्होंने चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की बात क्यों नहीं की? क्या वजह है इसकी और कानूनी पहलू इसका क्या है कि होगा क्या? फर्ज कर लें अगर यह वीडियो गलत है, जाली है, फिर तो एफआईआर हो सकती है, सजा हो सकती है मरीम साहिबा को, और अगर असली है तब भी ट्रायल दोबारा होगा, फौरन रिहाई हो जाएगी क्या नवाज शरीफ साहब की उसमें? देखें, अगर पनामा केस के हवाले से उसामा साहब बात करें तो ये प्लान 2 है उसका, ये सेकंड एपिसोड है। पहला एपिसोड था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला, और उसके बाद वो जो मामला हुआ जब, तो बिला एक्सपोज हो गया, और वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ जो इनका मैच फिक्स हुआ था, जिस तरीके से केस आपके पास आएगा और उसके पास आप उसको फैसले को किस तरह करेंगे, और जब उनसे केस नहीं उनके पास गया तो वो फट पड़े। और उनका क्या बयानिया था? वो वही बयानिया था जो मरियम साहिबा का बयानिया था। उन्होंने भी इदारों के ऊपर तशनाम तराजी की, मुल्क की सलामती के इदारों के ऊपर तशनाम तराजी की। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक ट्रैप बिछाया गया ब्लैकमेलिंग के पर्पज़ के लिए, एक जज को हर तरीके से काबू करने के लिए, फिर उसको मिलाइन करने के लिए इदारों को, जुडिशरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसका पर्पज़ एक्चुअली रास्ता तो कोर्ट वाला था, वो नहीं बनाया गया। शौकत जी सिद्दीकी साहब का मैंने मामला बताया, ये मैंने बता दिया। मैं आप छोटी सी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनकी जो ब्लैकमेलिंग की किस तरह इन्होंने ख़रीदने की लोगों को कोशिश की, मैं उसका खुद विटनेस हूँ, और मैं खुद उसका एक मेन अहम किरदार हूँ, और मैं ये टीवी पे बैठ के कर रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, और जिसके सबूत मुल्क की सलामती इदारों के पास मौजूद हैं। ये जो मैं वाक़या बयान कर रहा हूँ और रिकॉर्ड में मौजूद हैं। एक तो इन्होंने जब JLT हो रही थी, इनके बहुत करीबी एक दोस्त को भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब या हुसैन नवाज साहब जिन दिनों लाहौर आए हुए, पाकिस्तान आए हुए थे, तो वो PM हाउस आप आ जाएं या वो आके वो आप उनसे मिल लें, एक नंबर 1। फिर उन्होंने ओहदों की, पैसों, हर हवाले से लालच दिया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, शहबाज शरीफ साहब के पास एक हमारे दोस्त एंकर हैं सीनियर, वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये असद खरल जो है, ये क्या है, कौन है ये क्या बंदा है, क्या चीज़ है? तो उन्होंने खुद एंकर ने मुझे बताया कि शहबाज शरीफ साहब आपके बारे में, और उन्होंने पूछा तो मैंने कहा भाई इस तरह वो तो अपने ग्रास रूट, अपने सेल्फ मेड बंदा आया है, तो उनका ये काबू नहीं किया जा सकता किस तरीके से। उसके बाद उसामा साहब, बड़ी खौफनाक बात है, मेरे कत्ल का मनसूबा बनाया गया, कत्ल का मनसूबा बनाया गया। उस मनसूबे के अंदर एक इदारे के लोग, एक पुलिस अफसर जो है, मरियम साहिबा की ख्वाहिश पे, शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पे, उन्होंने बाकायदा मेरे गांव गए, मेरा जो हर तरीके से उन्होंने जो हमारा आबाई ज़मीनों का रिकॉर्ड हासिल किया, लोगों से मिले, जिन जिन लोगों से अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि IB एक एक लम्हा बलम्हा रिपोर्ट दे रही थी। कसूर मेरा क्या था कि इफ्तिखार दुरानी साहब ने मुझे कहा कि चूंकि आपके पास पनामा के हवाले से एविडेंस है, तो आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करानी है। मैं उनकी गाड़ी में बैठा था, उनके घर से लाहौर से मैं हम आए, सारा डाटा लिया, क्योंकि 25 अप्रैल को नायब के चेयरमैन के पास सारे डब्बे मैं भेज चुका था। जिन्होंने इनको बताया, IB ने मेरी सर्विस शुरू कर दी। जब इमरान खान साहब के साथ मैं जा रहा था बनी गाला, इफ्तिखार दुरानी साहब के घर, जहाँ पे 2 घंटे इमरान खान साहब और मैं और दुरानी साहब एक एक चीज की एविडेंस को दिखाई, जो उस वक्त के चेयरमैन कमरुज़्ज़मान चौधरी ने वो डब्बे उनको दे दिए, जिसमें हाई कोर्ट में ये केस आपको पता चला, अजहर सिद्दीक मेरे वकील थे, लार्जर बेंच भी था, और सुप्रीम कोर्ट पनामा केस में पहला भी जजमेंट जो है और TOR मैंने जमा कराया, जो पहला कमीशन था। मामला यह है कि इस हद तक इन्होंने एक इश्तहारी को कहा कि असद खरल के फलां जगह पे बच्चे पढ़ते हैं, फलां जगह पे मिसेज पढ़ाती हैं, और अगर उसने कहा मुझे क्या फायदा होगा, उनका इससे बड़ा फायदा क्या है कि आपके पास हम खड़े हैं और आपको पकड़ नहीं रहे। अगर आप ये उनको कर देंगे असैसिनेट, तो आपके मुकदमे भी खत्म। और अगली बात उसामा साहब ये है कि इनकी इनकार करने के बाद उसने कहा मैं क्यों मारूं, तो उसके साथ जो इबरतनाक उसके साथ इंजाम किया गया, और ये सारी जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये कौमी सलामती के इदारों के रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, डॉट टू डॉट। लेकिन मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया मामला, क्योंकि मैंने उस वक्त के जो सीनियर IB के हुकाम हैं उनको कहा कि आपने मेरे मारने का प्लान बनाया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि फिर एयरपोर्ट पे जिस तरह इन्होंने हमला कराया, ये सारी चीजें, और जो आपने देखा
ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये डेस्परेट लोग हैं और ये जिस तरह इदारों को बदनाम करने का लिया, इनका एक शेवा बन चुका है। ये अदलिया को बदनाम करना, पहले खरीदने की कोशिश करते हैं, पहले उनको काबू को ओहदों के लालच देते हैं, जो ओहदों में नहीं आते, खरीदे नहीं जाते, और इदारों को बदनाम करना इस मामला का पर्पस था। और उसने खुद ही अदालत लगाई मरियम साहिबा ने वहां पे, और खुद ही नवाज शरीफ को बरी कर दिया और खुद ही ड्रामा एक सारा रचाया और कहा जी अब उनको बाहर कर दे वरना उनको जेल में रखना जुर्म है। ये तो बनाना रिपब्लिक है भाई, ये क्या तमाशा है। खरल साहब, मुझे भी इस बात का पता है कि बाकायदा बाबर डोगर साहब के भी शायद इल्म में हो कि ये MNA MPs की बाकायदा फाइल्स बनवाते थे कि कौन से वो तबादले करवाता है, किस इंस्पेक्टर के, पटवारी के, क्या कुछ करवाता है। और जब वो कभी इनको कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे या इनके अहकामात मानने से इनकार करे, तो वो लोग जो ट्रांसफ़र करवाते थे वो फिर वापस लगाना शुरू कर देते। तो इनको पता है कि किसको किस तरह से चलाना है। लेकिन बाबर डोगर साहब ये बताएं कि जिस तरह से असद खरल साहब भी बात कर रहे थे कि इनकी पेनिट्रेशन पूरे जगहों पर हुई, ज़ाहिर है कई दिहाइयों से इक़्तिदार में रहे, लेकिन जो मरियम अब दोबारा कर रही हैं, अब जल्द से जुलूस दोबारा उन्होंने कोशिश करनी है और कन्वेंशन का कह रहे हैं, उन्होंने आगाज़ भी कर दिया। ये काम उन्होंने पहले भी किया था कि मैं अवाम की अदालत में जा रही हूँ, ये रेफरेंडम है, देखें ये समंदर है, और तराजू पकड़ के कहती थी ये झुका हुआ है, ये है ना, ये तराजू गलत है, ये इस तरह। तो वो हमले अदलिया पर अब फिर वो उस तरह का बयानिया एक बना रही हैं। तो क्या पहले नाकामी के बाद आपको लगता है अब उनको कामयाबी मिल जाएगी इसमें बाबर डोगर साहब? उसामा साहब, ये तो हमेशा से PMLN का वतीर रहा है कि जुडिशरी के अंदर इन्होंने हमेशा अपनी पेनिट्रेशन रखी है, चाहे वो 90s की हों, चाहे जस्टिस नसीम हसन शाह हों, चाहे वो जस्टिस राशिद अजीज़ हों, चाहे वो जो जिनको सदर बनाया गया था जस्टिस तारड़ साहब थे, सैयदुल सिद्दीकी साहब थे, फिर इफ्तिखार चौधरी थे। तो ये तो हमेशा से इन्होंने अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए हैं। फिर पार्टी का वो एक्सपीरियंस हुआ उनको कि किस तरह से उनको तंग किया गया इफ्तिखार चौधरी के दौर में, किस तरह से इफ्तिखार चौधरी जो थे उनका ताल्लुक जो था वो राना सनाउल्लाह से था और किस तरह से ये आपस में कनेक्टेड थे। अब इशू ये कि ये भी वही ताल्लुक है कि किस तरह से इन्होंने जजेस को प्लांट करवा देते हैं और फिर उनसे काम लेते हैं और उसके बाद उनको गुड बाय कह देते हैं, इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखिए राशिद अजीज़ अपनी नौकरी से गए, उनको रिज़ाइन करना पड़ा, जस्टिस क्यूम को रिज़ाइन करना पड़ा, शहबाज शरीफ को नहीं, सैफुर रहमान को नहीं, उनका कुछ नहीं, इनमें से किसी को सजा नहीं हुई। उस केस में प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, और उसके बाद एहतसाब कमीशन के जो हेड हैं वो फ़ोन कर रहे हैं, शहबाज शरीफ फ़ोन कर रहे हैं ताकि जरदारी साहब को सज़ा दी जाए। जिन्होंने फ़ोन जिनको फ़ोन किए जा रहे हैं उनको अल्टीमेटली रिज़ाइन देना पड़ा, और जो फ़ोन करते रहे हैं उनको आज तक कोई सजा नहीं हो सकी उसमें। अब ये जो केस है इसमें भी जज साहब जो हैं उनको उनके लिंक्स जो हैं वो रहे हैं इनके साथ। उसके बाद जिस तरह से वो वजाहतें दे रहे हैं, अब इशू ये है कि अगर इस केस का सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेती है, मुझे नहीं लग रहा कि PMLN जो है वो इंटरेस्टेड है कि वो इसको खुद कोर्ट के सामने टेकअप कर देगी इस इशू को। हाँ, जज के ऊपर अखलाकी प्रेशर आ जाएगा, जज के ऊपर ये उंगलियां उठानी शुरू कर देंगे, जज को ये कहेंगे कि ये अब केस सुनने के काबिल नहीं है जो राशिद मलिक साहब हैं। और उसके साथ साथ उसामा साहब जो मरियम चाह रही हैं वो है इसका पॉलिटिकल माइलेज। जिस तरह से वो कल मंडी भाउद्दीन गई और उन्होंने वहाँ पर तकरीर की, इसके बाद उनकी एक और टीम आज अटक में गई और वहाँ पर उन्होंने कन्वेंशन किया। तो अवाम को निकालने के लिए अवाम को ये मैसेज दिया जा रहा है, जिस तरह से आप डॉन लीग की बात कर रहे हैं कि जनाब मियाँ साहब बेकसूर हैं, ये जो अदारे हैं ये इनके प्रेशर पर ये सारा कुछ हुआ, और किस तरह से ये जजेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो मैसेज है वो ये मैसेज लेके अवाम के पास जा रही हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए। इस वीडियो के लीक होने से कोई ये नहीं होगा कि जो सुप्रीडेंट जेल खाना जाता है वो कल सुबह कहेंगे मियाँ साहब अब घर जाएं, अब आपकी वीडियो आ गई है, आप बेकसूर साबित हो गए, अब घर जाएं। अल्टीमेटली इसका फैसला किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने करना है। सबसे पहले इसका फोरेंसिक ऑडिट होना है, उसमें ये स्टैब्लिश होना है कि ये वीडियो असली है या नकली है। उसके बाद जज साहब का उसमें बयान होना है। ये सारा जो मरकजी किरदार है नासिर भट्ट साहब ने बाहर भगा दिया इन्होंने। कोर्ट ने ये फैसला करना है
कि इस वीडियो की क्या हैसियत है, क्या ये वीडियो वो कह रहे हैं ऑडियो अलग है, वीडियो अलग है, ठीक है, ये सारा कुछ कोर्ट ने करना है। ये नहीं होना कि जिस तरह से वो कहे थे कि ये सबूत है, इससे साबित होता है कि मियां साहब जो है बेकसूर है, तो उससे साबित नहीं होता, साबित कोर्ट करेगी। आफ्टर टेकिंग एविडेंस उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के साथ साथ नासिर भट्ट साहब का बयान होगा, जज साहब का बयान होगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जज साहब का और नासिर भट्ट साहब का क्या लिंक था, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जज साहब पर क्या दबाव था, और ओरिजिनल और वो वीडियो लानी पड़ेगी, वो पता नहीं ओरिजिनल स्क्रिप्ट जहां पर ये एडिट हुई, जिस कैमरे से ये वो भी आएगा, किसने एडिट की है, जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई, सारे करैक्टर ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ कोर्ट के सामने पेश होंगे। यानी वो तो फिर वो किरदार भी सामने आएंगे जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है, जिन्होंने एडिट किया है, जिस दफ्तर में हुई है, जिस मशीन पर हुई है, जिस कैमरे में वीडियो बनी या मोबाइल में, हर चीज क्रिस्टल क्लियर होके जब कोर्ट के सामने आएगी उसके बाद कोर्ट अपना फैसला देगी। ये नहीं है जिस तो मरियम साहबा कह रही है कि ये साबित हो गया और अब मियां साहब को छोड़ दिया जाए, इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें। सर इस तरह से ख्वाहिशों पर फैसले नहीं होते, फैसले एविडेंस पर होते हैं। ये उसी तरह से जिस तरह से जब जज बशीर साहब जो थे, 1 साल उनके सामने केस चला और उन्होंने बेतहाशा मौका दिया इनको कि यार कोई एविडेंस दे दें, कोई एविडेंस दे दें, जहाँ जो एविडेंस है वो कतरी खत था, इसके अलावा कुछ नहीं। वो तो बयान नहीं दिया नवाज शरीफ साहब ने कि अपने दिफा में बयान देना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं कोई एविडेंस कोई कुछ नहीं। असद खरल साहब आखिर में चंद मिनट हैं, 1-2 मिनट रह गए हैं, ये फिर अब आपको लगता है कि ये मामला अब मरीम साहिबा जिस तरह कह रही हैं कि जनाब बस फ़ौरन रिहा कर दिया जाए और इससे उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है, हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल और है, वज़ीर आज़म तक कह रहे हैं कि जनाब ये अब नोटिस लेना चाहिए आला अदलिया को, इसका फोरेंसिक होना चाहिए, हुकूमत फोरेंसिक कह रही है कि सब चीज़ें सामने लाई जाएँ, सबको पेश किया जाए, मरीम कह रही है कि नहीं बस अब जलसे करूँगी और वहीं से रिहाई हो। देखिए उसामा साहब, मरियम का इसका पर्पज़ नवाज शरीफ साहब को बचाना या जेल से निकालना नहीं है, सारे स्क्रिप्ट का उनका मकसद जो है, जो डिज़ाइन है, जो मोटिव बिहाइंड द इंसिडेंट है इसके इवेंट का, कि वो अपने आप को लॉन्च करना था, इदारों को बदनाम करना था, नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिलवाने का 1% भी अगर एलिमेंट होता तो इस मामले को वो सुप्रीम कोर्ट में या बल्कि उनके सबसे पास रेमेडी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड थी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेडिकल के बाद दूसरी ग्राउंड है तो उसी फोरम पे जा सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है, वुकला ने, अख्तर उसाब साहब ने, खाजा वही बात है कि इन्होंने कानून और आइन की तरफ नहीं जाना, इन्होंने सिर्फ सूख इस्तेमाल करना है। तो क्या फिर अब तिजोरियां खुलेंगी, संदूक खोले जाएंगे और फिर एक दफ़ा पैसा बहाया जाएगा और जल्द से जुलूस और जहाँ जहाँ चाहे मीडिया हो, दीगर जगह हो, जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं उनको एक दफ़ा फिर एक्टिव किया जाएगा इदारों के खिलाफ। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन कुछ बहुत बड़ी खबरें आने वाले दिनों में आप ज़रूर देखेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे, हम दुआएं कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।